Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business studies, that's lesson number 10 international trade बेटे। लास्ट वीडियो में हमने इंपोर्ट ट्रेड का प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट ट्रेड का टॉपिक बेटे स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए एक्सपोर्ट ट्रेड में होता क्या है, व्हेन वन पर्सन, ठीक है, वन पर्सन सेल गुड्स to the other person of other country is called export trade बेटे। इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड कहेंगे। ठीक है, तो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होगा, जब एक इंडिया का बेटे एक्सपोर्टर या इंडिया का सेलर मान लीजिए आप, इंडिया का सेलर बेटे जब किसी दूसरे देश के किसी पर्सन को गुड्स बेचेगा बेटे, तो उसके लिए एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाता है। एक्सपोर्ट में आप समझते हो बेटे होता क्या है, एक डोमेस्टिक कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं और वो गुड्स बेटे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को बेच दिए जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपोर्ट कहलाता है। इंपोर्ट में हम करते क्या थे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या फॉरेन कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करके लेके आते थे, यहाँ पर अपने देश के अंदर लेके आते थे। एक्सपोर्ट में हम अपने गुड्स दूसरे देशों में बेचते हैं बेटे, दूसरे देशों में भेज देते हैं। ठीक है, सो ये आपको बता दिया गया बेटे कि व्हेन वन पर्सन सेल गुड्स टू द अदर पर्सन ऑफ अदर कंट्री या वन पर्सन सेल गुड्स टू द अदर कंट्री देन इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड बेटे। जिस तरह इंपोर्ट ट्रेड का एक पूरा प्रोसीजर चलता था बेटे, ठीक है, प्रोसीजर वाइज चलता था, स्टेप वाइज, स्टेजेस वाइज चलता था, उसी तरह बेटे एक्सपोर्ट ट्रेड का भी एक पूरा प्रोसीजर चलता है। देयर इज अ फिक्स प्रोसीजर टू फुलफिल दीज फॉर्मेलिटी बेटे। तो एक्सपोर्ट ट्रेड में भी काफी फॉर्मेलिटी, काफी डॉक्यूमेंटेशंस आपको पूरे करने पढ़ते हैं बेटे, विच इज नोन एज द प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। इसे हम प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, इस प्रोविजन के दौरान बेटे वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटे पूरे डॉक्यूमेंट आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं, किस तरह सबमिट करने हैं, कैसे, ये सब हमें इसमें प्रोसीजर में पढ़ना है बेटे। तो एक्सपोर्ट ट्रेड आपको पता लग गया कि व्हेन वन पर्सन सेल गुड्स टू द अदर कंट्री ऑफ अदर पर्सन इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड बेटे। इसमें वेरियस फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए आपको कहते हैं इसको प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड बेटे। प्रोसीजर अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए ट्रेड इंक्वायरी। अब सबसे पहले आपको मान लीजिए अपने गुड्स को बेटे एक्सपोर्ट करना है टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको अपने गुड्स को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करना है बेटे। अब हो सकता है आपकी जानकारी ना हो भाई दूसरे विदेशों में, आप यहाँ इंडिया में रहकर दूसरे विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में कैसे जानकारी रखते बेटे, नहीं हो पाती जानकारी। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा बेटे, एक एक्सपोर्ट एजेंट को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट एजेंट को हायर करना पड़ेगा बेटे। ये जो एजेंट होते हैं अपने वर्क में, अपने काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं बेटे। तो ये जो एक्सपोर्ट एजेंट होगा ये स्पेशलाइज्ड होगा अपने काम में। ठीक है, इसका दूसरे देशों के बेटे इंपोर्टर से कांटेक्ट होता है, यहाँ के सेलर इंडिया के सेलर से कांटेक्ट होता है बेटे। तो ये एजेंट करते क्या है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को मिलाने का काम करते हैं बेटे। उन दोनों के बीच जो ट्रेड होता है वो इन कमीशन एजेंट के जरिए ही बेटे होता है। तो आपको बता दिया गया बेटे कि द ट्रेडर हु वांट टू एक्सपोर्ट हैज टू कांटेक्ट विद द एक्सपोर्ट कमीशन एजेंट। तो आपको एक्सपोर्ट कमीशन एजेंट से बेटे कांटेक्ट करना पड़ेगा। विद देयर हेल्प ही कैन फाइंड आउट द प्लेस वेयर हिज प्रोडक्ट इज इन डिमांड। तो ये बेटे जो एजेंट होते हैं वो आपको बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड किस कंट्री में ज्यादा है, किस देश में ज्यादा बेटे। वो आपको एज अ सेलर ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराकर देगा। सो आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द कॉन्टैक्ट विद इंपोर्टर के साथ कॉन्टैक्ट बनाने के बाद ही एक्सप्लेन टू हिम अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ हिज प्रोडक्ट। तो अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में उसको सामने वाले को एक्सप्लेन करेगा एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, और उसे टर्म्स ऑफ पेमेंट बताएगा कि भाई पेमेंट एडवांस में की जानी है, या आप बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवाओगे, या आप कैसे मतलब पेमेंट करोगे, ये सब चीजें आपको वो एक्सप्लेन करेगा बेटे इन डिटेल। मेनी टाइम्स, कई बार द एक्सपोर्टर डायरेक्टली रिसीव एन इंक्वायरी फ्रॉम द इंपोर्टर। कई बार बेटे जो एक्सपोर्टर होता है वो बिना इस एजेंट की हेल्प लिए, विदाउट इस एजेंट की हेल्प लिए, ठीक है, इंपोर्टर के साथ कॉन्टैक्ट बना लेता है, इंपोर्टर के साथ बातचीत कर लेता है बेटे। द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड अबाउट बाय द इंपोर्टर आर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बेटे। तो जो चीजें उसको चाहिए वो क्या होती है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के प्राइस कितने हैं, टाइप कैसा है उसका, पैकिंग कैसे बेटे, टाइम टेकन इन डिलीवरी, डिलीवरी में कितना टाइम लगा,
टर्म्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्टर, दीज आर आंसर्ड बाय द एक्सपोर्टर बेटे। तो इंपोर्टर की जो भी क्वेरीज होती है वो उसके बारे में बता देता है भाई कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कितना है बेटे, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कितना है, पैकिंग कितना है, टाइम कितना है, कितनी टाइम लगेगा डिलीवरी के बारे में। भाई एक्सपोर्टर भी यहाँ से मेक श्योर होना चाहता है, इंपोर्टर भी वहाँ से मेक श्योर होना चाहता है। ये दोनों चाहते हैं कि ट्रांजेक्शन के बीच में कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटे। तो इस तरह से ये ट्रेड की इंक्वायरी करता है। इसके बाद जब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का कॉन्टैक्ट हो जाता है तो फिर क्या आता है, रिसीप्ट ऑफ इंडेंट बेटे। इंडेंट एक तरह से ऑर्डर होता है, ऑर्डर में सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन इस इंडेंट में बेटे शामिल की जाती है। इंडेंट को हम ऑर्डर ही कहते हैं जिसमें सभी इंफॉर्मेशन शामिल की जाती है। इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसे इंडेंट कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में इसे ऑर्डर कहते हैं बेटे, ठीक है। सो सेकंड स्टेज है आपकी रिसीप्ट ऑफ इंडेंट, यानी अब आपको इंडेंट रिसीव्ड होने वाला है, ऑर्डर रिसीव्ड होने वाला है। सो आफ्टर हैविंग डन द ट्रेड इंक्वायरी बेटे, ट्रेड इंक्वायरी करने के बाद द इंपोर्टर सेंड्स द इंडेंट टू द एक्सपोर्टर, जो इंपोर्टर होगा वो एक्सपोर्टर को इंडेंट भेज देगा। इन द इंडेंट, इंडेंट के अंदर यानी ऑर्डर के अंदर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम आएगा बेटे, टाइप आएगा, उसका प्राइस आएगा, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, जो पैकिंग मेथड है उसका बेटे, ये सब चीजें आएंगी। टाइम ऑफ सेंडिंग द गुड्स, किस समय पर गुड्स भेजे जाएंगे, ये सब लिखा जाएगा। इंश्योरेंस इंस्ट्रक्शन, कि आपने उसका इंश्योरेंस कराया है या नहीं कराया, ये सब चीजें भी बता दी जाएगी बेटे। पेमेंट मेथड कौन सा यूज हो रहा है, ये सब, यानी ऑर्डर में सब कुछ मेंशन होगा बेटे कि नेम, प्रोडक्ट का नाम क्या है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी क्या है, पैकिंग क्या है, क्वालिटी कैसी है, इंश्योरेंस है, इंस्ट्रक्शन है, पेमेंट किस तरह आप करोगे, एवरीथिंग इज बीन मेंशन इन द इंडेंट या इन द ऑर्डर। इफ एवरीथिंग इज एक्सप्लेन प्रॉपरली इन द इंडेंट, अगर सब कुछ बेटे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया जाता है इंडेंट के अंदर, देन इट इज कॉल्ड क्लोज इंडेंट। यानी अगर सब कुछ एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन इन द इंडेंट, सारी इंफॉर्मेशन आपने दे दी तो वो क्या कहलाता है, क्लोज इंडेंट कहलाता है। और मान लीजिए अगर सारी इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी, कुछ इंफॉर्मेशन हिडन छोड़ दी, बस थोड़ी बहुत दो चार चीजें बताई, बाकी सब कुछ छोड़ दे बेटे, तो क्लोज इंडेंट बजाएगा। ओपन इंडेंट के केस में जो सेलर होता है बेटे वो अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी इच्छा से कुछ नहीं भेज सकता बेटे, उसे सारा का सारा इंपोर्टर की इच्छा से भेजना पड़ेगा। लेकिन जो क्लोज इंडेंट है जिसमें सामने वाले ने इंफॉर्मेशन नहीं दी बेटे, तो इसमें आप अपनी डिस्क्रिप्शन का, अपनी इच्छा का यूज कर सकते हो और अपने हिसाब से प्रोडक्ट को भेज सकते हो बेटे। तो देखा जाता है कि भाई इंडेंट किस तरह का उसने दिया है, ओपन है या क्लोज है। ओपन में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको सामने वाले के हिसाब से प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा बेटे। क्लोज में आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप अपनी इच्छा से प्रोडक्ट भेज सकते हो। नेक्स्ट है क्रेडिट इंक्वायरी बेटे। एक्सपोर्टर भाई हमेशा चाहता है कि सामने वाला पेमेंट किस मेथड से करेगा, और स्पेशली जब इंटरनेशनल ट्रेड है बेटे तो उसमें तो फिर बैंक की गारंटी लेना बड़ा जरूरी है। बिना बैंक की गारंटी के कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्रीज होते ही नहीं है बेटे, ठीक है। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों के बैंकों को कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है बेटे, और जो इंपोर्टर होता है तो उसे तो बेटे बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराना ही पड़ता है। एक्सपोर्टर सामने वाले को सामान जब भेजेगा जब उसे लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा बेटे। लेटर ऑफ क्रेडिट मिलने का मतलब है कि भाई उसे पेमेंट मिल जाएगी, इंपोर्टर नहीं करेगा तो उसका बैंक करेगा डेफिनेटली, ठीक है। बैंक अपने आप वसूल करेगा इंपोर्टर से, उसकी असेट्स को बेचकर या उसकी जो भी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है उन सबको देखकर बेटे वो अपने आप देखेगा, ठीक है। तो इसीलिए तो अब आ रही है बेटे क्रेडिट इंक्वायरी। तो हमें बताया हुआ है भाई कि बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आगे जाने से पहले बेटे, द एक्सपोर्टर वांट्स टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्टर अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है कि भाई उसको पेमेंट मिल जाएगी। फॉर दिस ही डिमांड द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो वो बेटे सामने वाले इंपोर्टर से कहेगा कि भाई मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दो। लेटर ऑफ क्रेडिट मिलेगा तो वो उसके लिए गारंटी का काम होगा कि उसे पेमेंट डेफिनेटली मिलेगी। इंपोर्टर नहीं देगा तो उसका बैंक डेफिनेटली आपको पेमेंट देगा बेटे। थ्रू द एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए द बैंक गिव्स एश्योरेंस टू द एक्सपोर्टर। तो बेटे एक्सपोर्टर को एश्योरेंस दी जाती है ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ए सर्टेन अमाउंट, कि भाई सर्टेन अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज आपको मिलेगा ही मिलेगा। इफ रिक्वायर्ड द एक्सपोर्टर कैन आस्क फॉर एडवांस पेमेंट। तो बेटे अगर जरूरत पड़े तो एक्सपोर्टर जो है एडवांस पेमेंट की डिमांड भी रख सकता है फ्रॉम द इंपोर्टर, ठीक है, इंपोर्टर से। नेक्स्ट है आपका बेटे ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो क्योंकि आपको बेटे देश के बाहर सामान भेजना है तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लेना पड़ेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से बेटे एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। वैसे एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली गवर्नमेंट आपको दे देगी। कोई गवर्नमेंट तो चाहती है कि भाई इंडिया के प्रोडक्ट बाहर जाए, इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड विदेशों में क्रिएट हो बेटे, भारत के प्रोडक्ट विदेशों में बिके। भारत तो ये चीज चाहता है ही, तो इसीलिए एक्सपोर्ट। हाँ, इंपोर्ट लाइसेंस में आपको दिक्कत आ सकती है कि इंडिया नहीं चाहेगा कि भाई हम इंपोर्ट करें दूसरे देशों के गुड्स को यूज करें, बट एक्सपोर्ट तो हम डेफिनेटली चाहेंगे। तो इसलिए एक्सपोर्ट में ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा परेशानियां आपको नहीं आती। तो बता रखा है आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द पेमेंट बेटे,
एक्सपोर्टर अपने आप को मेक श्योर करने के बाद कि उसे पेमेंट मिलेगी। द एक्सपोर्टर हैज टू गेट एन एक्सपोर्ट लाइसेंस, तो एक्सपोर्टर को बेटे एक्सपोर्ट लाइसेंस लेनी पड़ेगी। फॉर रिसीविंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए ही हैज टू अप्लाई टू द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेटे। तो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेने के लिए लाइसेंस के एक कंट्रोलर का ऑफिस होता है बेटे, उस ऑफिस में जाके आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, छोटा सिंपल सा प्रोसीजर आपको फॉलो करने के बाद आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा बेटे। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ही हैज टू डिपॉजिट अ सर्टेन फीस, थोड़ी बहुत छोटी मोटी फीस जरूर आपको भरनी पड़ेगी बेटे। लाइसेंस लेने के लिए तो फीस तो भरती है, हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी 4, 4.5, 5 हज़ार पे करते बेटे। तो ये तो एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट लाइसेंस फीस आपको पे करनी ही पड़ेगी बेटे। द कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेक द एप्लीकेशन थ्रोली बेटे, जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का कंट्रोलर है वो आपकी एप्लीकेशन को थ्रोली पूरी तरह से चेक करेगा। एंड आफ्टर हैविंग सेटिस्फाई हिमसेल्फ, और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बाद या सेटिस्फाई करने के बाद ही विल गारंटी यू द इंपोर्ट लाइसेंस, वो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रोवाइड करा देगा। द एक्सपोर्ट लाइसेंस इज यूजुअली वैलिड अप टू 3 मंथ बेटे। जो एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है 3 महीने के लिए वो क्या रहता है, वैलिड होता है। 3 महीने के बाद आपको फिर से उसे रीन्यू कराना पड़ता है बेटे। फिफ्थ पॉइंट है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फोन एक्सचेंज बेटे। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, अब फॉरेन एक्सचेंज मैंने बताया ये बेटे, फॉरेन एक्सचेंज होता है फॉरेन करेंसी का रिजर्व, फॉरेन करेंसी का रिजर्व बेटे। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है फॉरेन एक्सचेंज। तो बेटे जब एक कंट्री अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते बेटे तो उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। भाई मान लो इंडिया का, ठीक है, यूएस डॉलर जो है, एक यूएस डॉलर अगर 70 रुपए का बिके बेटे तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन वन करेंसी विद द अनदर करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम वन करेंसी की दूसरी करेंसी से रिलेशन देखते हैं बेटे। It refers to, ठीक है, foreign exchange refers to the rate at which one currency is exchanged with the other currency। तो foreign exchange rate एक ऐसी रेट होती है जिस पर एक देश की करेंसी को दूसरी देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाए। जैसे अगर भारत को 1 यूएस डॉलर चाहिए बेटे तो 70 रुपए पे करने पड़ते हैं, तो एक्सचेंज ही तो हो गया। डॉलर आपकी अमेरिकन करेंसी है, रुपए आपकी इंडियन करेंसी है। तो इफ यू वांट टू चेंज इंडियन करेंसी विद द अमेरिकन करेंसी तो इसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं बेटे। तो अब आपको डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। सो एज पर द एक्सचेंज रेट रेगुलेशन एक्ट बेटे, तो एक्सचेंज रेट रेगुलेशन एक्ट के अनुसार every exporter has to declare that after receiving the foreign exchange from the importer he will deposit it to the RBI बेटे। तो पहले 1991 से पहले ये रूल था, 1991 से पहले ये रूल था बेटे कि एक्सपोर्टर जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करेगा दूसरे देशों से बेटे वो फॉरेन एक्सचेंज उसे RBI के पास जमा करना पड़ेगा बेटे। लेकिन 1991 में कुछ बड़े रिफॉर्म्स किए गए, कुछ बड़े सुधार किए गए इकोनॉमी को सुधारने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को बेटे बूस्ट करने के लिए। लिबरलाइजेशन अपनाया, प्राइवेटाइजेशन अपनाया, ग्लोबलाइजेशन अपनाया बेटे। तो उसमें इस रिलैक्सेशन को छोड़ दिया गया है कि अब आपको आरबीआई से करने की जरूरत नहीं है। अब बेटे इनके लिए एक अलग से मार्केट शुरू हुई जिसे हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा है इंडिया के अंदर बेटे। इट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इंडिपेंडेंट सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी टेक प्लेस इन दिस मार्केट बेटे। तो इंडिपेंडेंटली जो फॉरेन करेंसी होती है उसे सेल और परचेज किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। ये 1991 के बाद ओपन की गई थी बेटे। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट ओपन की गई। फॉरेन एक्सचेंज रेट में बेटे करेंसियां बिकती है विदेशों की। ठीक है, इट मींस दैट इफ एक्सपोर्टर रिसीव फॉरेन करेंसी आइदर ही कैन सेल इट इन द ओपन मार्केट और ही कैन कीप इट विद हिमसेल्फ। इसका मतलब ये हो बेटे अगर एक्सपोर्टर ने कोई फॉरेन करेंसी रिसीव की है तो या तो वो उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेच सकता है या फिर अपने पास रख सकता है। फ्यूचर में अगर वो मान लीजिए कहीं बाजार जाए, ठीक है, जैसे यूएस से उसने एक्सपोर्ट किया बेटे तो यूएस में वो बाद में जाए तो वो यूएस की करेंसी को यूज कर लेगा। तो पहले तो ये था बेटे कि आपको करेंसी को आरबीआई को जमा कराना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये रिलैक्सेशन कर दिया गया है कि अगर आप एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों से रुपए कमाते हो बेटे, फॉरेन करेंसी कमाते हो तो उसे आप अपने पास रख सकते हो या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज भी करा सकते हो बेटे। ठीक है, बट ही कैन कीप द फॉरेन करेंसी विद हिम अप टू अ सर्टेन अमाउंट, लेकिन वो अपने पास बेटे कुछ सर्टेन अमाउंट की फॉरेन करेंसी रख सकता है। जैसे मान लो उसने बेटे 2000 यूएस डॉलर रिसीव्ड की तो वो 500 अपने पास रख सकता है। एग्जांपल दिया है मैंने, वो बेटे आरबीआई ने लिमिट डिसाइड की हुई है कि कितनी % करेंसी आप रख सकते हो बेटे। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपोर्ट ट्रेड और इसका प्रोसीजर बेटे। 5 पॉइंट्स हुए एक्सपोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर के। बाकी पॉइंट बेटे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि काफी बड़ी हो जाएगी अदरवाइज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।